हेलो एवरीवन। अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। ईशान जो अब तक दरवाजे पर खड़ा था वो जल्दी से अंदर आया और सीवी के पीछे खड़े होकर उसकी तरफ इशारा करने लगा। अंजलि जी ने उसे देखा तो उसने अपने दांत दिखा दिए। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, हेलो शिवांगी मेहता। अंजलि जी ने अथर्व को फाइनली कुछ बोलते देख राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, ये शिवांगी मेहता है, फिजियोथेरेपिस्ट। कुछ दिन पहले तक चरक हॉस्पिटल में ही काम कर रही थी। इसे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स चाहिए थी, इसलिए उसने वहाँ काम छोड़ दिया है। शैलेश अंकल इसे लेकर आए हैं। अथर्व कुछ देर तक चुपचाप शिवी को देखता रहा। शिवी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख मुस्कुरा रही थी। अथर्व ने धीरे से कहा, मुझे बात करनी है इससे। अंजलि जी ने कहा, अच्छा रहेगा, तुम दोनों बात कर लो, फिर डिसाइड करना ये तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट होगी या नहीं। हम लोग बाहर जाते हैं। वो ईशान को अपने साथ लेकर चली गई, जो आखिरी तक गर्दन घुमा उन दोनों को ही देख रहा था। सिवी पहले जैसे अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन अथर्व की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। सिवी ने पूछा, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हैं आप? अथर्व फीके तरीके से मुस्कुराया, आप इतनी इज्जत हजम नहीं होगी मुझसे। शिवी हल्का सा हंसते हुए बेड के पास आई। आप भूल रहे हैं, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। अथर्व ने चेहरा फेरते हुए कहा, हरकतों में तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है। जिंदा रहते हुए मरने का नाटक रचा। जिस लड़की को अपनी जगह घर में रखा था उसके घर वालों से माफी मांगी। शिवी उसके बगल में बैठ गई। 1 महीने से कोई उसे क्लेम करने नहीं आया था। अथर्व ने उसे देखा। उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था अपने किए का। उसने अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों का चेहरा बिल्कुल आमने सामने था और करीब। शिवी ने पलके झपकाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खुला है। अथर्व हल्का सा मुस्कुराया। दरवाजा बंद होता तो कोई परेशानी नहीं होती। शिवी ने खड़े होते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको मेरे काम से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अथर्व अपने खाली हाथ को देख रहा था, जहाँ कुछ देर पहले तक शिवी की कलाई थी। शिवी ने अथर्व की तरफ देखते हुए थोड़ा झुककर कहा, शैलेश अंकल ने बताया कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। अथर्व ने उसे गुस्से में देख कहा, हाँ, ढूंढ रहा था ताकि खुद अपने हाथों से मार सकूं और फिर तुम्हारी मौत सच बन पाएगी। फिर चेहरा फेर कर बोला, यहाँ आप क्या करने आई हो? उस वक्त तो भाग गई थी, जैसे जबरदस्ती पकड़ कर रखता तुम्हें, जो मरने का नाटक किया। शिवी ने हंसते हुए कहा, लगता है एक्सीडेंट का आपकी याददाश्त पर बहुत असर हुआ है। अथर्व ने उसे देखा। उसने आगे कहा, अभी अभी तो आपकी मॉम बोल कर गई हैं, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ऑब्वियसली आपकी फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करने आई हूँ। तो क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अथर्व ने पूछा, शैलेश अंकल को कब से जानती हो? शिवी ने अपने गाल पर उंगली रख कहा, आप ये बात उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते? अथर्व उसे घूर कर देखने लगा। शिवी ने पूछा, अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं तो क्या पता आप जल्दी ठीक हो जाए। अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है तुम्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आए कि मैं कभी ठीक ही ना हूँ। शिवी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बातें हो गई, अब आप अपनी मॉम को बुला मेरे लिए हाँ कर दीजिए। मुझे पता चला आपने हमारी शादी कोर्ट में रजिस्टर करवा दी है, तो मैं आपकी बॉडी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी अब। अथर्व मुंह फाड़े उसे देखता रह गया। उसने मन में कहा, इतना कुछ करने के बाद तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुम में इतनी शर्म होती तो ऐसा करती ही क्यों? अंजलि जी ईशान के साथ बाहर वेट कर रही थी। ईशान बेचैन हो अथर्व के रूम के दरवाजे को ही घूर रहा था। उसने मन में कहा, अंदर क्या बात हो रही होगी, मुझे जानना है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसके लिए, कब बाहर आएगी ये? तभी शैलेश जी करण जी के साथ ऊपर आए। अंजलि जी सबके साथ कमरे में गई और पूछी, क्या फैसला लिया तुमने अथर्व? अथर्व ने शिवांगी को घूरते हुए कहा, मुझे शैलेश अंकल की सलाह पसंद आई। शिवांगी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट की तरह काम कर सकती है। शैलेश जी ने कहा,
शिवांगी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें इस वक्त घर की थोड़ी प्रॉब्लम है। शिवी ने हाँ में सर हिला दिया। शैलेश जी ने अंजलि जी की तरफ देखा। भाभी, मैं सोच रहा था कि क्यों ना शिवांगी इसी घर में रहे, ताकि इसे भी रहने को घर मिल जाए और आप लोगों को भी आसानी हो। आप लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, ऐसे में अथर्व को भी एक दोस्त मिल जाएगी बातचीत करने के लिए। अंजलि जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो यहीं शिफ्ट हो सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कल तक रूम रेडी करवा दूंगी। शिवी ने कहा, थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। सच में इस वक्त मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। अंजलि जी ने पूछा, सैलरी क्या लोगी? शिवी मुस्कुराई, आप रहने के लिए घर दे रही हैं, उसके साथ खाना पीना भी, तो उस हिसाब से जो भी आपको सही लगे दे दीजिएगा। अंजलि जी ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशान, जो कब से अथर्व के पास बैठा उनकी बातें सुन रहा था, उसने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पहले ही यहाँ रहने का सोच कर आई थी। शैलेश जी और ईशान को छोड़कर बाकी सब नीचे चले गए। ईशान, जो कब से बोलने को बेचैन था, वो बोला, मैं उस लड़की को तेरे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा, तू उसे जाने को कह दे। अथर्व ने शैलेश जी को देखते हुए कहा, रहने दो उसे, लीगली मेरी वाइफ है, उसका हक है यहाँ रहने का। शैलेश जी मुस्कुराए। अथर्व बोला, आपको इस बारे में भी पता है ना? कब से जानते हैं आप उसे? शैलेश जी ने जवाब दिया, 2 दिन पहले ही मिला। पहले मैंने सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, फिर सोचा क्यों ना तुम्हें अचानक उससे मिलवाऊं, तो तुम सरप्राइज रह जाओगे। अथर्व ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, सरप्राइज तो हूं मैं, इतना कि समझ नहीं आ रहा खुश हूं या गुस्सा। दरवाजे पर सीवी खड़ी थी। वो अंदर आई। ईशान उसके पास जा उसके कंधे पर उंगली से टच कर देखा। शिवी ने घूर कर उसे देखा। ईशान ने कहा, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि तुम सच में यहाँ हो या नहीं। मुझे लगा कहीं तुम हम सबका ज्वाइंट सपना या भूत तो नहीं हो। शिवी ने अपनी भौहें उचकाई। अब तो कंफर्म हो गया ना कि मैं सच में यहाँ उपस्थित हूँ। ईशान ने कहा, बिल्कुल, तुम सच में मेरे सामने जीती जागती खड़ी हो। फिर मन में बोला, इस लड़की से इतनी डेंजरस वाइब क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी मेरा मर्डर कर सकती है। शिवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये पहली बार था इसलिए छोड़ दिया। अगली बार तुमने मुझे एक उंगली भी लगाई तो तुम्हारी उंगली के 4 टुकड़े करके वापस करूंगी। ईशान अपनी उंगली को देखने लगा और उसे अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी में छिपा लिया। कितनी वॉयलेंट बातें करती हो तुम, कोई लड़की ऐसी बातें करती है क्या? शिवी मुस्कुराई, तुमसे किसने कहा लड़कियां वॉयलेंट बातें नहीं कर सकती या वॉयलेंस यूज नहीं कर सकती? ईशान अथर्व के बगल में बैठ गया और उससे चिपक कर बोला, तुम्हें पूरा यकीन है ये वही शिवांगी है? कहीं उसकी कोई हम शक्ल तो नहीं है ना, जिसे ये पता चल गया कि तुम शिवांगी को ढूंढ रहे थे इसलिए यहाँ उसके बदले आ गई है? शिवी उसे ही घूर रही थी। अथर्व ने उसे दूर करते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है वो शिवांगी ही है। ईशान ने फिर से उसे पकड़ते हुए कहा, तो वो तुम्हारे बताए हुए लड़की से इतनी अलग क्यों है? तुमने बोला था वो मासूम है, क्यूट है, उसकी आंखें तारे जैसी टिमटिमाती है, लेकिन इसमें तो उनमें से एक भी गुण नजर नहीं आ रहे। मुझे ये क्यूट तो किसी एंगल से नहीं लग रही। शैलेश जी सिवी को अपना और अथर्व का ख्याल रखने को कह चले गए। उनके जाते ही ईशान बेड से उठा और सिवी के चारों तरफ घूमते हुए उससे पूछा, हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम थी कि अल्लाह दीन का चिराग बन गई, कितना भी ढूंढो मिलती ही नहीं। शिवी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसने अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गई, वैसे भी कुछ दिन में मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। शिवी फीके तरीके से मुस्कुराई, जो काम तुम पिछले 3 साल में नहीं कर पाए वो कुछ दिन में कैसे कर लेते? ईशान ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम जानती नहीं मुझे, मैं बहुत अच्छा हैकर हूँ। शिवी ने उसकी उंगली को घूरा तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। ईशान ने उसे घूरते हुए कहा, अभी अथर्व को तुमसे सवाल पूछने होंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो कमरे से चला गया। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल से जॉब ज्वाइन करूंगी, अभी चलती हूँ। अथर्व उसे रोकता उससे पहले वो चली गई। ये देख वो गुस्से में आ गया।
इधर माया के घर पर माया अपने रूम में इधर उधर सामान फेंक रही थी। विक्रांत ने उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, माया, ऐसे परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। माया ने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी ये हालत है और ऊपर से अंजलि कपूर जब देखो तब मैसेज कॉल करती ही रहती है। उसका बेटा तो ठीक ठाक घर जा चुका है, अब उसे मुझसे क्या लेना देना है? विक्रांत ने कहा, वो कॉल कर रही है क्योंकि तुमने उसे कॉल करने की वजह दी है। उसे लग रहा है कि उसका बेटा तुम्हारी वजह से कोमा से बाहर आया है। अभी तुम्हें ये नाटक जारी रखना होगा क्योंकि तभी टेबल पे रखा विक्रांत का फोन बजने लगा। उसमें कॉलर आईडी देखकर उसने कहा, ये उसी का कॉल है जिसने वो दवा हमें दी थी। माया ने कहा, बस इसी की कमी थी, अब हम उसे क्या जवाब देंगे? विक्रांत ने कहा, काम डाउन, मैं उनसे बात करता हूँ। कॉल पिक होते ही एक रौबदार आवाज आई, क्या हुआ अथर्व का? विक्रांत ने जवाब दिया, उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज है, फिलहाल डिस्चार्ज होकर घर जा चुका है। उस आदमी ने पूछा, और जो दवा मैंने दी थी, इंजेक्शन उसे दे दिया? विक्रांत ने हिचकिचाते हुए कहा, कोशिश की थी। मैं इंजेक्शन देने गया था तब एक लड़की आ गई थी अचानक। उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वह मार्शल आर्ट्स में ट्रेन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई करना उसका रोज का काम है। मैं उसे हरा नहीं पाया, बस किसी तरह वहां से निकल गया। और उस आदमी ने पूछा, और क्या? विक्रांत ने माया को देख कहा, वो इंजेक्शन उसके हाथ लग गया होगा क्योंकि हाथापाई में मैं इंजेक्शन बाहर लेकर नहीं आ पाया। उस आदमी ने गुस्से में कहा, तुम लोगों से एक काम ढंग से नहीं होता। तुम लोगों को बदला चाहिए था, इसलिए मैंने तुम लोगों को मौका दिया, लेकिन क्या किया तुमने? इंजेक्शन उनके हाथ छोड़कर आ गए हो। उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वो धीरे धीरे हम तक पहुंच जाएंगे। अगर वो लोग हम तक पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। उसने कॉल कट किया। तभी उसके साथ बैठे हुए एक आदमी, जिसका सिर्फ हाथ दिख रहा था, जिसमें कई अंगूठियां थी और हाथ में ड्रिंक की एक ग्लास, उसने पूछा, क्या बात है श्याम? श्याम ने कहा, बॉस, अथर्व के लिए जो इंजेक्शन भिजवाया था वो उन लोगों के हाथ लग गया है। वो लोग अथर्व को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी ने कहा, लगता है कुलकर्णी ने अपने खास लोगों को लगाया है अथर्व की सिक्योरिटी के लिए। श्याम ने कहा, उस दिन जब हमने अथर्व का एक्सीडेंट किया था तब उन लोगों ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए कार में घुस गए। मुझे लगता है जिस लड़की की विक्रांत बात कर रहा था वो वही लड़की होगी जो उस दिन कार में घुसी थी। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ये जानते हुए कि वो कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी, वो कार में घुस गए। उस आदमी ने पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? श्याम ने कहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। एक्सीडेंट वाले दिन भी मैं उसकी फोटो नहीं खींच पाया था। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, कुलकर्णी पर ध्यान रखो, उसके बाद वो लोग भी मिल ही जाएंगे। इधर माया ने विक्रांत से पूछा, क्या हुआ? विक्रांत ने कहा, वो लोग बहुत गुस्सा हैं इस बात को लेकर कि मैंने इंजेक्शन वहीं छोड़ दिया था। माया ने पूछा, तुमने उससे इस इंजेक्शन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं मांगी? विक्रांत ने उसे देखा। अभी गुस्सा था, वो खुद ही कॉल कट कर दिया। उन्हें पता चलता हम 2 बार फेल हो गए हैं तो और परेशानी हो जाती। तुम जानती हो कितने खतरनाक हैं वो लोग, कितनी बेरहमी से अथर्व का एक्सीडेंट करवा दिया और अभी तक उन लोगों तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। 1-2 दिन में बात करता हूँ उनसे। माया को उसकी बात सही लगी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। कुछ देर बाद अंजलि जी माया के पास बैठी थी। उन्होंने परेशान हो कहा, ये सब कैसे हुआ? माया सुबकते हुए बोली, आंटी, वो मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अथर्व को ठीक कर दे और उसके हिस्से के दुख और तकलीफ मुझे दे दे, और मेरे हाथ के साथ ये हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा। अंजलि जी ने उसके हाथ को देखते हुए कहा, लेकिन यह अचानक कैसे हो सकता है? विक्रांत ने कहा, अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने बताया उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया है। अंजलि जी ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने उसे अपने गले लगा लिया। माया विक्रांत को देख मुस्कुराई। अंजलि जी फिर अलग हो बोली,
तुम डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मुझे दे दो। हो सकता है हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कुछ बता सकें। वैसे किस डॉक्टर से मिले थे तुम लोग? ये बात सुनकर विक्रांत और माया दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो कहीं चेकअप करवाया ही नहीं था। माया ने कहा, आंटी मैं जल्दी ही आपके हॉस्पिटल आकर भी चेकअप करवा लूंगी। अंजलि जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहले अथर्व के साथ इतना कुछ हो गया, अब तुम्हारे साथ। अथर्व का तो एक्सीडेंट हुआ था और उसके पैरालाइज होने के पीछे भी कुछ रीजन है, लेकिन तुम्हारा हाथ ऐसे बिना किसी रीजन के अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तुम एक बार डॉक्टर दर्शन से क्यों नहीं मिल लेती? विक्रांत ने कहा, आंटी हमने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाया है और कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये सब कैसे हुआ। अंजलि जी ने कहा, तुम्हारे मॉम डैड भी यहाँ नहीं है, तुम लोग भी इस बात से परेशान होगे, क्यों ना तुम लोग हमारे साथ रहने आ जाओ। माया ने कहा, मैं एक बार मॉम डैड से बात करके ही इस बारे में कोई फैसला लेना चाहती हूँ। अंजलि जी मुस्कुराई, तुम उनसे बात कर लेना और फैसला बता देना। तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो और अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो वो हमारी भी तकलीफ हुई। उनके जाने के बाद विक्रांत ने पूछा, तुमने मना क्यों किया? ये हमारे लिए अच्छा मौका हो सकता था। माया ने उसे देखा, तुम भूल रहे हो, अथर्व के आसपास उसकी सिक्योरिटी के लिए लोग लगे हुए हैं। अगर उन्हें मेरा ये हाथ देख कुछ शक हो गया तो? फिर दूसरी तरफ मुड़ बोली, उनके हाथ वो इंजेक्शन लग चुका है। अब तक उन्हें ये पता चल गया होगा कि हम लोग अथर्व के साथ क्या करने वाले थे। हमें उनकी नज़र से बचकर रहना है। जब वो अपनी जान की फिक्र नहीं करते तो सोचो वो हमें जान से मारने से पहले कितनी बार सोचेंगे। विक्रांत ने राहत भरी सांस ली। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमें अंजलि कपूर के इस ऑफर का फ़ायदा उठाना होगा, लेकिन सोच समझ कर। अगले दिन शिवी अपना बैग ले कपूर हाउस आई। कृतिका ने उसे देखते ही कहा, आप शिवांगी मेहता हैं, भाई की फिजियोथेरेपिस्ट। शिवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आप कृतिका कपूर, कल मैम ने बताया था आपके बारे में। करण जी आते हुए बोले, आपका कमरा तैयार हो गया है, कृतिका आपको ले जाएगी। शिवी हाँ में सिर हिला कृतिका के साथ 2 कदम आगे गई ही थी। करण जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि ये घर आपके लिए नया है, फिर भी कहना चाहता हूँ इस घर को अपना ही समझना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे या अंजलि को बेझिझक कह सकती हो। शिवी ने हल्के से सर झुका कहा, जी सर, आपने ये कहकर मुझे घर का सदस्य ही बना लिया। करण जी मुस्कुराए। शिवी और कृतिका सीढ़ियों से ऊपर चले गए। करण जी खुद से बोले, आप तो सालों पहले इस घर की सदस्य बन गई थी, बस पता करना है आप अथर्व को छोड़कर गई क्यों और अब वापस क्यों आई हैं। कृतिका शिवी को अथर्व के ठीक बगल वाले कमरे में लेकर गई और बोली, डैड और मुझे जो भी सामान सही लगा उस हिसाब से कमरे में रखवा दिया है। अगर कोई कमी लगी तो हम में से किसी को कह दीजिएगा। शिवी ने कमरे को देखा। एक बेड के अलावा स्टडी टेबल और रैक में कुछ डेकोरेशन आइटम्स रखे गए थे। उन्होंने सब सिंपल रखा था, लेकिन वहाँ सब ब्लू कलर में ज़्यादा था। पर्दे, बेडशीट और डेकोरेशन आइटम्स भी। कृतिका ने कहा, भाई की तरह आपको भी ब्लू कलर पसंद है। सैलेस अंकल ने कॉल कर ये बात बताई थी, इसलिए भाई के कमरे से ये पर्दे और बेडशीट लेकर आई हूँ। शिवी ये सुन हैरान थी। अथर्व इस बात के लिए मान गया? कृतिका ने कहा, आप अपना सामान सेट कर लो, मैं डैड के साथ ऑफिस निकल रही हूँ। कृतिका के जाते ही ईशान कमरे में आया। शिवी ने उसे घूरा तो वो बोला, मैं बस ये कहने आया हूँ कि अथर्व से दूर रहना। शिवी चलते हुए ठीक उसके सामने आ खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? ईशान ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से अथर्व पिछले 3 साल से कितना परेशान रहा है। जब तुम्हें अब तक उसका ख्याल नहीं आया तो अब क्यों आई हो? शिवी ने उसके कंधे पर हाथ रखने को हाथ आगे बढ़ाया तो वो 2 कदम पीछे हो गया। वह मुस्कुराकर बोली, मुझे पता नहीं था ना, वरना पहले चली आती। गलती तुम्हारी भी है। इतने बड़े हैकर होने का दावा करते हो, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाए। अब निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ आने से पहले दरवाजे पर दस्तक देना मत भूलना। वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी तो वह पीछे कदम लेता चला गया। वह जैसे ही कमरे के दरवाजे से बाहर गया,
शिवी ने उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ईशान मुंह फाड़े उसे देखने लगा। वह सीधे अथर्व के कमरे में आया। वह मुंह फुलाए सोफे पर बैठ गया। अथर्व बेड पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो? ईशान ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, तुम बताओ, मुझ में और उस शिवांगी में तुम्हें किससे ज्यादा प्यार है? अथर्व गहरी सांस ले बोला, अब क्या किया उसने? ईशान बोला, जब देखो तब मुझे डराती रहती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम्हें मुझे चुनना होगा। अथर्व मुस्कुराया। उसने मन में कहा, बाकी सबको बीवी और बहन या माँ के बीच चुनने का ऑप्शन मिलता होगा, यहाँ दोस्त और बीवी के बीच झगड़े हो रहे हैं। तभी ईशान ने कहा, घर में शिफ्ट हो गई है वो, तेरे बगल वाले कमरे में। जैसे ही अथर्व ने ये सुना, उसने मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ईशान ने यह देख पूछा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? उस लड़की से दूर रहे अभी, कहीं तेरी इस हालत का फायदा ना उठा ले। तभी कमरे में सिवी आते हुए बोली, फायदा उठाने का हक रखती हूँ मैं, तुम दूर रहो उनसे। ईशान तुरंत कूदकर बिस्तर पर अथर्व से चिपक कर बैठ गया। शिवी ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो वो अथर्व को बाहों में ले बोला, मैं तुम्हें अथर्व के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। बीवी का हक चाहिए था तो पिछले 3 साल से कहाँ थी? अब वो सिर्फ मेरा है। शिवी ने दांत पीसते हुए कहा, दूर रहो उनसे। वह हिला भी नहीं। शिवी ने आकर उसे खींचकर बेड से सोफे पर बिठा दिया। अथर्व ये देख खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। दोनों उसे देखने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साफ करते हुए कहा, तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। शिवी ने उसकी दवा उसे दी, फिर बोली, आज से हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। मिस्टर ईशान गुप्ता, क्या आप मुझे और मेरे पेशेंट को अकेले छोड़ सकते हैं? ईशान ने खड़े होते हुए कहा, तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो। फिर कुछ सोच बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरा पूरा नाम ईशान गुप्ता है? शिवी ने मन में कहा, कल तो सबने सिर्फ ईशान नाम बताया था। फिर बोली, कृतिका से पूछा, कभी कभी दुश्मनों की भी खबर रखनी पड़ती है। ईशान ने अथर्व को देखा, जैसे कह रहा हो, तू इसे कुछ कहेगा या मैं बोलूं? शिवी ने उसे अथर्व को घूरते देख कहा, अब जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ईशान दरवाजे तक जाकर बोला, खबरदार फिजियोथेरेपी सेशन के बजाय कोई और सेशन स्टार्ट किया तो। वो बाहर निकल गया। शिवांगी ने अथर्व को चेयर पर बिठाया और उसके पीछे खड़ी हो उसे हेड और शोल्डर मसाज देने लगी। अथर्व ने पूछा, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है मुझे। शिवी उसके कंधे दबाते हुए बोली, आपको रिलैक्स करने के लिए। अथर्व ने पूछा, तुम तो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी ना, तो इस फील्ड में कैसे आ गई? शिवी आगे आई और उसके हाथ की एक्सरसाइज करवाते हुए बोली, मम्मी के लिए सीखी थी। अथर्व ने पूछा, तुम ऐसे क्यों गई थी? शिवी के हाथ रुक गए। उसने उसे देखते हुए कहा, लेटर लिखा था। अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुमने गलत समझा था मुझे। वो शादी मेरे लिए कोई बोझ नहीं थी शिवांगी, मैं तुमसे। वो रुक गया। शिवी ने कहा, अब जानती हो कहाँ थी इतने साल? अथर्व का सवाल सुन शिवी उसे देखने लगी। उसने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बता देती हूँ जिससे आप आराम से बेड से व्हीलचेयर पर आ पाएंगे। वह उसे बताने लगी। अथर्व बेड पर बैठ गया। शिवी ने बिना उसे देखे कहा, अब पैर की एक्सरसाइज करते हैं। अथर्व उसे ही देख रहा था, जो उसके सवाल को इग्नोर कर अपने काम में लगी थी। उसने मन में कहा, शिवांगी, इस सवाल का जवाब कभी न कभी तुम्हें मुझे देना ही होगा। वो कुछ कहने वाला था जब शिवी का फ़ोन बजने लगा। उसने अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और देखा, संस्कार का कॉल था। उसने कॉल पिक किया। हेलो, संस्कार बोला, क्लू मिल गया। शिवी ने कहा, मैं आ रही हूँ। उसने कॉल कट किया और अथर्व की तरफ देख कर बोली, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं कुछ देर में आती हूँ। वो तेजी से चली गई। अथर्व ने खुद से कहा, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। अब मैं इस हालत में भी नहीं कि उसे कहीं जाने से रोक सकूं। शिवी कपूर हाउस से निकलकर उसके सामने वाले घर में चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कोई था जो उसे देख रहा था। उसने कहा, वो वहाँ क्या करने गई है? कुछ देर में ईशान अथर्व के रूम में आया।
अथर्व बेड पर बैठा आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था। ईशान ने पूछा, अथर्व, सामने वाले घर में कौन रहता है? अथर्व ने आंखें बंद किए हुए ही जवाब दिया, मुझे क्या पता, रहता होगा कोई। ईशान ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका जवाब दो। अथर्व ने आंखें खोल उसे देखा और पूछा, तुझे इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? रहते हैं कुछ बदतमीज लोग। ईशान ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि अभी अभी मैंने शिवांगी को वहां जाते हुए देखा। अथर्व हैरानी से उसे देखने लगा और धीरे से कहा, वो वहां क्या करने के लिए गई है? कपूर हाउस के सामने वाले घर में शिवांगी अंदर आई। उसने पूछा, संस्कार कहाँ है? आदित्य उदास हो बोला, सुना आज सुबह वहां शिफ्ट हो गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। शिवी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। वाओ, अब शिवी यहाँ नहीं रहेगी, और दिखा ऐसे रहे हो जैसे मेरे जाने से कितना दुख हो रहा है। आदित्य ने खुशी से उछलते हुए कहा, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए पूरा विदाई समारोह रखूं, ताकि तुम इस घर से विदा होकर जाओ तो वापस ना आ पाओ। कल नहीं कर पाया तो क्या, आज जरूर करूँगा। अगर कल बताया होता तो आज सुबह ही विदा कर देता तुम्हें। संस्कार ने वहां आते हुए कहा, तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो चलो मेरे साथ। सब लोग एक रूम में आए जहां बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए थे। विधि ने चेयर पर बैठे हुए कहा, जिस रात अथर्व पर हमला हुआ था, उसे वो इंजेक्शन देने की कोशिश की गई थी। उस रात उस पूरे हॉस्पिटल में जितनी भी कार्स थी, उस सब के बारे में हमने पता किया। एनालाइज करने के बाद और उनके ओनर और हर डिटेल पता करने के बाद ये एक कार है। उसने एक कार की फोटो मॉनिटर में दिखाया, जो एक सीसीटीवी फुटेज से ली गई थी, जिसमें कार का नंबर शो हो रहा था। उसने कहा, ये कार हमारे सबके घेरे में है। हो ना हो, उस दिन जो आदमी अटैक करने आया था वो इसी कार से आया था। शिवी ने कहा, वो आदमी बहुत शातिर था। ना ही उस चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान थे और ना ही उस इंजेक्शन पर। उसने अपने हाथों में कुछ लगा रखा था, जिसकी वजह से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छूटे। विशाल जो दूसरे चेयर पर बैठा हुआ था, उसने कहा, बहुत चालाकी से आया था और पूरी तैयारी के साथ, एक भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसने किसी सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा कि तुम वहां पहुंच जाओगी और उसका प्लान इस तरीके से फेल हो जाएगा। शिवी ने पूछा, किसकी है ये कार, पता चली? विधि ने कहा, किसी महेश्वरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये महेश्वरी कौन है ये पता नहीं चल रहा। शिवी ने कहा, ये कार कहीं न कहीं से तो बिकी होगी ना, उसके बारे में कुछ न कुछ डिटेल पता चल जाएगा। संस्कार ने कहा, उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। शिवी ने कहा, संस्कार, लेकिन वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। वो लोग अपनी अगली चाल कब, कहाँ और कैसे चलेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग जल्द से जल्द पता करो कि ये कार किसकी है और उस दिन उसे कौन लेकर आया था। आदित्य ने कहा, अब सीवी अथर्व के साथ रहने वाली है उसके घर में। कोई भी आएगा जाएगा, उसके बारे में हमें पता होगा। शिवी ने पूछा, सुबह कोई न कोई मेल नर्स आता होगा अथर्व को रेडी करने में हेल्प के लिए। संस्कार ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, सर ने अपने आदमी को इस काम के लिए लगाया है, इसलिए तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। शिवी ने कहा, यह अच्छी बात है। अथर्व के आसपास जितना हो सके उतने कम अननोन लोग होने चाहिए, इससे उसे कम खतरा होगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। सबने एक दूसरे को देखा। आदित्य बोला, पिछली बार जब ये डोरबेल बजी थी तब अथर्व था, आज कौन है? विधि ने स्क्रीन ऑन की और जो चेहरा नजर आया उसे देख सबने शिवी को देखना शुरू कर दिया। कौन आया है दरवाजे पर? क्या अथर्व को शिवी का सच पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरे होने की दुआ। थैंक